आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अगला लेक्चर। हम लोगों ने अभी तक SN1 रिएक्शन पढ़ चुका है, SN2 रिएक्शन पढ़ चुका है और दोनों ही रिएक्शंस के हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ चुके हैं और हमने कुछ रिएक्शंस भी सीखी हैं कि आखिरकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कैसे करेंगे। तो अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो अभी तक हमने पढ़ा है इन दोनों को हम लोग कंपैरिजन करना सीखेंगे कि आखिरकार इनमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर होते हैं, कौन कौन से अनकॉमन फैक्टर होते हैं और कौन से मिसलेनियस फैक्टर्स होते हैं जो कि रिएक्शन करते समय हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपैरिजन। अब हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है। एक तो SN1 रिएक्शन पढ़ा है हमने सबसे पहले, ठीक है ना, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एक जो रिएक्शन है वो हम लोगों ने SN2 रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स की बात करने जा रहा हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा कि SN1 रिएक्शन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था और SN2 में क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ रिएक्शन की। तो मैंने बोला था हमेशा कि जब भी आपको SN1 और SN2 की कोई भी बात करनी है तो उस बात को समझने के लिए आपको उसकी स्टार्टिंग रिएक्शन दिमाग में चलनी चाहिए। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता था रिएक्शन, सबसे पहले आपके पास एल्किल हैलाइड होता था। आप वहां पर क्या करते थे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते थे और यहां पर आप क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल का सेकंड स्टेप में अटैक करवाओगे और फाइनली आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RNU, जिसमें ये वाला जो स्टेप था वो स्टेप क्या था आपके पास, स्लो स्टेप था और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, जो कि ये क्या है, फास्ट स्टेप है। अगर आप इस रिएक्शन को याद रखोगे तो आपको जितने भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं वो सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं SN2 की बात करता हूं तो यहां पर क्या होता था, RX होता था और पहले ही स्टेप में आप क्या करवाते थे, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक करवाते थे इस पर और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता था कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता था और फाइनली आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों ही रिएक्शन से हमारे पास डिफरेंट बातें निकल के आएंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो तो कभी कभी याद रहता है और याद नहीं रहता है। तो इन रिएक्शन को याद रखने का एक तरीका क्या है, मैंने जब अपने टाइम पर पढ़ा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग तरीका लगा था। एक टीचर थे मेरे, उन्होंने बताया था। तरीका क्या है, जरा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, क्या स्टार्टिंग में यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई? खुद सोचो, एल्किल हैलाइड पहले कार्बोकेटाइन बना फिर जाके रिएक्शन हो रही है, तो हम बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की मुलाकात नहीं हुई। वहीं पर यहाँ देखो आपके पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या यहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई? बिल्कुल, यहाँ पर दोनों की पहले ही स्टेप पर मुलाकात हो चुकी है। तो याद करने का बेसिकली तरीका SN1 का आप ऐसे कर सकते हो, मुलाकात नहीं हुई। और SN2 में फिर क्या याद रखोगे आप, मुलाकात हुई। तो कोई भी एक याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये जरूरी क्यों है बताना, ये उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है बताना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आज तक बहुत डरते थे और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा लंबे समय तक याद रहने वाली हैं कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की मुलाकात नहीं हुई और यहाँ पर एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की मुलाकात हो चुकी है और यहाँ पर यही स्टेप आपके पास क्या था, स्लो स्टेप था। क्या आप बातों को समझ गए? अब मैं यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने रिएक्शन की बात कर चुकी है जो कि हमारे सामने ये है। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कितने स्टेप रिएक्शन है। तो हम स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बोलेंगे, अगर SN1 रिएक्शन को जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये पहला स्टेप है, यहाँ पर ये दूसरा स्टेप है और यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप है। तो हम बोलेंगे ये आपके पास 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन आपके पास 1 स्टेप रिएक्शन है। ये सारी बातें जो मैंने सिखाई थी उन्हीं को मैं यहाँ पर समराइज करना सिखा रहा हूँ। अगर मैं तीसरी बात करता हूँ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं जिस पर रेट डिपेंड कर रहा है। तो देखो ये इसका स्लो स्टेप है, तो इसका जो रेट है वो सिर्फ इस एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो हम बोलेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 1। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये स्लो स्टेप है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, एक तो एल्किल हैलाइड के और एक न्यूक्लियोफाइल के। तो यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूलरिटी है 1 और यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूलरिटी है 2। सुनो, ये जो मॉलिक्यूलरिटी 1 है इसी वजह से इसका नाम है SN1, तो इसका नाम पड़ जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 2 है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली स्टेप प्रोसेस डिसाइड नहीं करता, डिसाइड करती है मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन का नाम क्या होने वाला है। क्लियर एकदम पॉइंट। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो वो है हमारे पास रेट, कि आखिरकार रेट किस किस पर डिपेंड करेगा। तो सुनो, यहाँ पर जो रेट है वो किस पर डिपेंड करने वाला है, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, सिर्फ एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही रेट डिटरमाइन करने वाला है। क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल है तो इसी की कंसंट्रेशन पर ही चेंज करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रेट की बात करता हूँ तो यहाँ पर रेट दोनों पर ही डिपेंड करेगा, चाहे वो एल्किल हैलाइड हो या फिर चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो। ये सारी बातें हमने कर रखी हैं तो यहाँ पर इतना ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। फिफ्थ बात, इस वाले केस में अगर मैं बात करता हूं कि रिएक्शन कहां से जा रही है तो हम बोलेंगे यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट से होकर जाती है जिसका नाम क्या होता है, कार्बोकैटाइन। और अगर आपके पास कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो पक्की बात है आपको यहां पर दिमाग में रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट याद रखना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके काम आने वाला है। जबकि यहाँ इस वाले केस में आपके पास क्या है, रिएक्शन जा रही है ट्रांजिशन स्टेट से और यहाँ पर आपके दिमाग में चलना चाहिए स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम वहां पर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या ज्यादा अच्छे से बोलो SN2 रिएक्शन बहुत फास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबस्ट्रेट कि हमारे पास आखिरकार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे 3 डिग्री RX का रेट सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री RX का रेट होता है, उसके बाद हमारे पास होता है 1 डिग्री RX। ऐसा ही पढ़ा था। ये रेट ऐसा क्यों हो रहा है, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पर बातें डिपेंड कर रही है ना। SN1 जब भी आए तो आपके दिमाग में सिर्फ कार्बोकैटाइन चलना चाहिए और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी चलनी चाहिए। तो आत्मा ऑफ SN1 रिएक्शन इज कार्बोकैटाइन। और जब भी SN2 आए तो आपके दिमाग में ट्रांजिशन स्टेट चलना चाहिए और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी चलनी चाहिए। तो आत्मा ऑफ SN2 रिएक्शन इज ट्रांजिशन स्टेट। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाओगे तो आपसे कभी भी कोई SN1 और SN2 रिएक्शन गलत नहीं होने वाली। अब अगर मैं 7th पॉइंट की बात करता हूं तो हम लोग लीविंग ग्रुप की बात कर लेते हैं। बाकी आपको न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट को मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो लिविंग ग्रुप में आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर RI, RBr, RCl और RF, इसका रेट सबसे ज्यादा इस तरीके से होगा क्योंकि I- बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ऐसे ही यहाँ पर इस वाले केस में आपका सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, 1 डिग्री RX, फिर आ जाएगा 2 डिग्री RX, फिर आ जाएगा आपके पास 3 डिग्री RX। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर एकदम एज इट इज सेम रहेगा, RI, RBr, RCl और लास्ट में आ जाएगा आपके पास RF। तो इतनी बातें आपको एकदम स्टार्टिंग में ध्यान रखनी है। अब सुनो ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, एकदम अच्छे से समझते हैं कि SN1 SN2 और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या क्या उसके कॉमन फैक्टर्स हैं और क्या क्या उसके अनकॉमन फैक्टर्स हैं, और सबको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम बात करते हैं SN1 और SN2 के कंपैरिजन की। देखो, अगर मैं SN1 वर्सेस SN2 का कंपैरिजन करता हूं तो हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर, और जो दूसरा फैक्टर होता है वो हमारे पास होते हैं अनकॉमन फैक्टर। देखो, कॉमन फैक्टर में क्या होगा, जिसमें दोनों ही चीजें एक साथ सेम तरीके से डिपेंड कर रही होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
कॉमन फैक्टर से। देखो कॉमन फैक्टर में आपके पास जो दो चीजें हैं, एक तो आपके पास लीविंग ग्रुप है, जिस तरीके से SN1 रिएक्शन लीविंग ग्रुप पर डिपेंड करती है उसी तरीके से SN2 रिएक्शन भी लीविंग ग्रुप पर डिपेंड करती है। और जो दूसरा है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। दोनों ही रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती हैं। ये वाली बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। वहीं पर अगर मैं अनकॉमन फैक्टर की बात करता हूं तो यहां पर बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं आपसे सबस्ट्रेट के बारे में। बहुत अच्छे से हम सबस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट सबस्ट्रेट SN1 कौन दिखाएगा, SN2 कौन दिखाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ये तो हमने बात कर भी रखी है, तो आपको याद भी होना चाहिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है तो SN1 का कैसा कर्व बनेगा, SN2 में ट्रांजिट स्टेट बनता है तो कैसा कर्व बनेगा। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की, कि आखिरकार न्यूक्लियोफाइल पर किस तरीके से दोनों रिएक्शंस डिपेंड करती हैं। फिर हम बात करेंगे सॉल्वेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर सॉल्वेंट हो गया है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, एक में हमारे पास रेसमाइजेशन होता है और एक में हमारे पास इन्वर्जन होता है। एक्चुअली आप एक तरीके से इसको अपना रिवीजन समझो, जो भी अभी तक हमने पिछले 4 लेक्चर्स में पढ़ा है उसको मैं इस लेक्चर में समराइज कर रहा हूं ताकि चीजें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके सामने आ सकें। तो ये सारी डिफरेंट बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। फिर जैसे ही आप ये सारी बातें पढ़ लोगे, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जहां पर आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व भी करना है कि वहां रिएक्शन SN1 से जाएगी या SN2 से जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लिविंग ग्रुप वाली बात से। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो लिविंग ग्रुप में अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास कुछ ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं RI, RBr, RCl और RF। अगर मैं आपसे SN1 के रेट की बात करता हूं कि आखिरकार इनके प्रति SN1 का रेट क्या होने वाला है, तो हम बोलेंगे ये अगर फर्स्ट है, ये अगर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो यहां पर SN1 का रेट होगा 1, 2, 3, 4। क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो लिविंग ग्रुप के लिविबिलिटी पे डिपेंड करती है, और जो लिविबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, और स्टेबिलिटी जो है वो साइज पर डिपेंड करती है। तो I- की साइज बहुत बड़ी है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी लिविबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसका लिविंग ग्रुप नेचर भी बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट दिखाएगी। अगर मैं यहाँ पर SN2 की बात करता हूँ तो SN2 रिएक्शन में भी आपके पास जो ऑर्डर रहेगा पूरा एज इट इज सेम रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। रीजन सेम है क्योंकि दोनों ही रिएक्शन कैसी हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा लिविंग ग्रुप की लिविबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये बात मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग इंट्रो लेक्चर में ही बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कि अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है और पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है। ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कॉमन फैक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पर दोनों रिएक्शन का वेरिएशन क्या होता है। तो हम यहां बोलेंगे कि जो SN1 होती है और जो SN2 होती है, ये दोनों ही रिएक्शन क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। इस चीज को मैं थोड़ा कर्व से समझाना चाहूंगा। देखो कर्व से समझाने की मैं कोशिश करता हूं। कर्व में मैं यहां पर इस तरफ ले लेता हूं लॉग ऑफ रेट, ठीक है, और यहां पर मैं लूंगा सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट में एक सबसे पहले आपके पास CH3X टाइप का, और यहां पर फिर आ जाएगा आपके पास CH3 CH2X, यहां आ जाएगा CH3CH CH3X, और यहां लास्ट में आ जाएगा आपके पास CH3 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 और यहां पर X। ये आपके पास 0 डिग्री सबस्ट्रेट है, ये आपके पास 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, ये आपके पास 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, और ये आपके पास 3 डिग्री सबस्ट्रेट है।
जरा ध्यान समझना, ये कंसंट्रेशन ऑफ एल्किलाइड को दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा इससे एक लाइन खींचता हूँ SN2 के, है ना, और SN1 के लिए, तो ये 2 डिग्री है। तो यहाँ पर एक कर्व में कुछ ऐसा बनाता हूँ और यहाँ पर एक कर्व में कुछ ऐसा बनाता हूँ। ध्यान से सुनना, यहाँ पर लॉग ऑफ रेट है तो यहाँ पर रेट की वैल्यू सबसे हाई है और 0 डिग्री सबस्ट्रेट है। तो आप खुद सोचो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो 0 डिग्री से 2 डिग्री की तरफ रेट कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो रिएक्शन है ये आपके पास SN2 है और जो कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें समझा रहा हूँ। जब आप यहाँ पर देखोगे इस वाले केस में यहाँ रेट सबसे ज्यादा है और रेट यहाँ पर किसके कोरस्पॉन्डिंग, 3 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन सबसे ज्यादा होगी, तो SN1 का रेट सबसे ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या है, SN1 है। अगर हम इनको फर्दर प्लॉट करते हैं, अगर मैं SN1 को फर्दर प्लॉट करता हूँ तो यहाँ जा रहा है और यहाँ 0 डिग्री सबस्ट्रेट में SN1 होता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन डज नॉट अकर। ऐसे ही अगर मैं इसको थोड़ा और फर्दर प्लॉट करता हूँ तो ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिएक्शन डज नॉट अकर। तो रिएक्शन अकर करने का कारण क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी SN1 ऑपरेट होती है और यहाँ पर आपकी SN2 ऑपरेट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कर्व से समझ में आ रहा होगा कि आखिर किस तरीके से SN1 और SN2 दोनों ही कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन फैक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, ये वाली पूरी बात। अब हम बात करते हैं इनमें। देखो सुनो, इनमें मैं आपको डिटेल में सबस्ट्रेट बताने वाला हूँ, न्यूक्लियोफाइल बताने वाला हूँ और सॉल्वेंट बताने वाला हूँ। पोटेंशियल एनर्जी कर्व नहीं बताऊंगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है लेक्चर्स में, तो आप उसको अपने दिमाग में लेके आइएगा। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की बात करता हूँ तो देखो, अगर मैं SN1 के कर्व के लिए बनाता हूँ तो आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ ऐसा बनाया था इस टाइप का, अब आप समझ जाना, फील कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट दिखा रहा था, ये ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा था, ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा था, यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट था और यहाँ पर प्रोडक्ट था, यहाँ पर एनर्जी थी इस तरफ और यहाँ पर रिएक्शन का प्रोग्रेस था, याद आ गया। अगर मैं SN2 की बात करता हूँ तो SN2 में आपके पास कैसा कर्व बनाया था, उसमें हमारे पास कर्व कुछ सिर्फ ऐसा ही था, क्योंकि सिर्फ इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। SN1 में रेसमाइजेशन होता है, जो कि जरूरी नहीं है कंप्लीट रेसमाइजेशन ही हो, और SN2 की बात करते हैं तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस चीज को तो जरूर ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं अपने अनकॉमन फैक्टर में सबस्ट्रेट से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं अपने SN1 और SN2 के कंपैरिजन में अनकॉमन फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर सबस्ट्रेट वाला। तो सबसे पहले हम सबस्ट्रेट फैक्टर को अच्छे से स्टडी करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से SN1 और SN2 का रेट इनके ऊपर डिपेंड करने वाला है। इसमें सबसे पहला हम केस लेते हैं अनसैचुरेशन प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन। अनसैचुरेशन प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है, तो इसके मतलब को मैं आपको सबस्ट्रेट से समझाता हूं। अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा बनाता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर X, और ऐसे ही मैं यहां पर ये बनाता हूं और यहाँ पर X, जरा ध्यान से देखना, ये वाली जो पोजीशन है वो क्या है, 0 पोजीशन है, और ये वाली पोजीशन क्या है, अल्फा, और अल्फा पर आपके पास क्या है, अनसैचुरेशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अनसैचुरेशन प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन। ऐसे ही ये वाली पोजीशन आपके पास क्या है, 0 है, और यहाँ पर क्या है, अल्फा है, और अल्फा पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इतना पॉइंट समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से क्लियर है। अगर ये बातें आपको क्लियर हैं तो यहाँ पर जरा ध्यान समझना, ये जो दोनों ही रिएक्शन होती हैं, ये दोनों ही जो सबस्ट्रेट होते हैं, ये SN1 एंड SN2 रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल हैलाइड। ये जो नाम होता है क्या होता है, विनाइल हैलाइड होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड।
ये दोनों ही SN1 और SN2 रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते हैं? सवाल हमारे पास ये आ रहा है। देखो SN1 की अगर हम बात सोचेंगे तो हमेशा कार्बोटेन की स्टेबिलिटी से सोचेंगे। तो जब आप यहाँ से X निकालोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और sp2 कार्बन पर होगा, और sp2 कार्बन पर कभी भी कोई पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। जो रीजन आपने इसके लिए SN1 का दिया है कि नहीं दिखाएगा, वही रीजन आपके पास एज इट इज एरिल हैलाइड के केस में होता है। ठीक है, SN2 के केस में आपको यहाँ पर इस तरह का हिंड्रेंस दिख रहा है, इस वाले केस में अच्छे से दिख रहा है। इस वाले केस में अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो सुनो, आप सारी बातें भूल जाओ, आप बस इतना सोचो कि कोई भी जो SN रिएक्शन होती है उसके होने के लिए आपका क्या होना चाहिए? कार्बन हैलोजन बॉन्ड का टूटना होना चाहिए। लेकिन इस वाले केस में यहाँ पर क्या है? कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बीच में क्या है? रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। देखो ध्यान से, यहाँ पर जब हम रेजोनेंस करवाएंगे तो उसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर से यहाँ पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड डिफिकल्ट हो जाएगा। जब बॉन्ड टूटे ही नहीं तो SN रिएक्शन होगा क्यों? और SN रिएक्शन का मतलब मैं SN1 SN2 से बात कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहला लॉजिक समझ में आया कि कभी भी अगर आपके पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पर, तो वह सबस्ट्रेट कभी भी SN रिएक्शन नहीं दिखाते। दूसरी बात करते हैं, अनसैचुरेशन प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन। यदि आपके पास बीटा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? अनसैचुरेशन है। इसमें सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास CH2 CH और यहाँ पर क्या है? CH2Cl है, और एक आपके पास सबस्ट्रेट है इस तरीके से CH2Cl। इसको हम बोलते हैं एलाइल क्लोराइड या एलाइल हैलाइड। ये आपके पास क्या होगा? एलाइल हैलाइड, और यहाँ पर ये होता है आपके पास बेंजाइल हैलाइड। अब जो दोनों ही ये हैं, इन दोनों को जब देखा गया SN1 रिएक्शन के प्रति और SN2 रिएक्शन के प्रति, तो यहाँ पर ये ओवरऑल दोनों ही क्या थे? गुड रिएक्टिव थे। SN1 रिएक्शन भी गुड रिएक्टिव के साथ दिखाते थे और SN2 रिएक्शन भी गुड रिएक्टिव के साथ दिखाते थे। अब ध्यान से समझना, SN1 रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि सर अगर आप यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकालोगे तो दोनों ही कार्बोटेन बनेंगे और दोनों ही कार्बोटेन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे। जब भी आपके सामने कोई सबस्ट्रेट आए और SN1 रिएक्शन बहुत अच्छा दिखा रहा है, तो आप वहां पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड को तोड़कर कार्बोटाइट बनाओ और कार्बन की स्टेबिलिटी चेक करो, तो दोनों ही कार्बन ज्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से ये SN1 रिएक्शन दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अटक जाओगे कि सर SN2 रिएक्शन गुड रिएक्टिविटी दिखाने का कारण क्या है? तो SN2 रिएक्शन गुड रिएक्टिविटी दिखाने का कारण होता है, अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट याद हो तो SN2 रिएक्शन में TBP ट्रांजिशन स्टेट बनता था, तो वहां पर बीच वाले कार्बन पर जो न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन के जस्ट बीच में होता था उस पर पॉजिटिव आता था। वो जो पॉजिटिव होता है वो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड है, इनके द्वारा स्टेबलाइज होता है। या तो आप ऐसे समझ सकते हो या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, तो यहाँ पर इस अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव सेंटर क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। अगर पॉजिटिव सेंटर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक भी कर देगा। SN2 रिएक्शन में पढ़ाया था कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, वो वहां पर क्या करेंगे? -I वहां पे बढ़ेगा, तो वहां पर मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन होगा, वहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑन कार्बन इंक्रीज होगी, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल बातें हैं। यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर रिएक्शन गुड रिएक्टिविटी के साथ होती है। अब हम थर्ड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड फैक्टर मैं आपके सामने यहाँ पर सबस्ट्रेट लिखता हूँ CH3, यहाँ पर है O, CH2X, ऐसे ही CH3NH, CH2X। हम ऐसे बोल सकते हैं हेटेरो एटम प्रेजेंट एट, है ना, अल्फा पोजीशन। पॉइंट समझ मारे एकदम अच्छे से। हेटेरो एटम
प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन। तो यहाँ पर आपको SN1 और SN2 बताना है, तो सुनना ध्यान से। जो SN1 और SN2 होती हैं, इन दोनों ही केस में मोस्ट रिएक्टिव होती हैं। ये भी मोस्ट रिएक्टिव होता है, और जो आपके पास SN2 रिएक्शन होती है ये भी मोस्ट रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स दी सबस्ट्रेट। देखो, अगर हम SN1 को समझते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से ये X हटाओगे, यहाँ पर पॉजिटिव लाओगे और आप बोलोगे सर ये बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बैक डोनेशन दे रहे हैं, और ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बहुत ही स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से SN1 रिएक्शन होगी। लेकिन सर सवाल फिर से वही हो रहा है कि SN2 रिएक्शन क्यों होंगी? तो SN2 रिएक्शन होने का कारण है क्योंकि ये दोनों ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, -I लगाएंगे। -I लगाएंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो सकेगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर लॉजिक है। थोड़ा सा अगर आप हायर बुक पढ़ोगे, हायर क्लास में और जाओगे, तो आपको यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग की कॉन्सेप्ट्स की भी बात की जाएगी, मैं वो जानबूझ के यहाँ पर नहीं कर रहा। आप बस इतना समझ जाओ, दोनों ही बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, देखो आप लोगों जब ये समझोगे बहुत आसान है, ये वाला समझ रहे हो SN1 के लिए बहुत आसान है, आप यहाँ पर SN2 के लिए थोड़ा सा अटक रहे होगे। लेकिन मेरी बात पे ध्यान दो, जो मैं बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला फंडा लगाओ। ऐसे ही आप यहाँ पर SN2 के लिए अटक रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला फंडा लगाओ। अगर मैं यहाँ पर फोर्थ फैक्टर की बात करता हूँ तो वो होता है ब्रांचिंग। देखो, जब भी आपके पास ब्रांचिंग अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे बात करूं तो जो SN1 रिएक्शन होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर अल्फा और बीटा पोजीशन पर आपके पास ब्रांचिंग इंक्रीज हो तो SN1 रिएक्शन क्या होगी, आपके पास इंक्रीज होगी, और SN2 रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये मैंने सिखाया था। SN1 रिएक्शन का इंक्रीज होना है, जो वहां पर एंगल स्ट्रेन होता है, उस एंगल स्ट्रेन से क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद रिलीफ होता है। याद करो, हमने बात की थी कि बीटा पोजीशन पर अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो SN1 का रेट बढ़ेगा। रीजन था एंगल स्ट्रेन से रिलीफ पाना। वहीं पर अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करता हूं तो SN2 रिएक्शन में कारण होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का बढ़ना, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो वहां पर SN2 रिएक्शन का रेट कम होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एक लास्ट फैक्टर और है जिसकी हम बात करते हैं, एट ब्रिज हेड कार्बन। तो सुनो, ब्रिज हेड कार्बन पर ना ही SN1 होती है और ना ही SN2 होती है। हमें कभी भी SN1 और SN2 को ब्रिज हेड कार्बन पर सोचना ही नहीं है। SN1 क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पर बनने वाला कार्बन स्टेबल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू जर्मन स्कॉलर थे, उनका नाम था ब्रेट्स, तो ब्रेट्स रूल दिया था कि कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। दूसरा, SN2 रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पर वो जो कैविटी हिंड्रेंस होता है वो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच नहीं करने देता है। तो ये वाला सारा पॉइंट है, ये वाली सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करते हैं, कुछ सबस्ट्रेट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको बताना है कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा, कौन नहीं देगा। ठीक है, ये वाली बातें करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं। आपको अभी तक जो भी मैंने सिखाया है सबस्ट्रेट के बारे में वो सारी नॉलेज लगानी है, और आपको बताना है कौन SN1 दिखाएगा और कौन SN2 नहीं दिखाएगा। देखो, सबसे पहले आप सबस्ट्रेट को ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं सबस्ट्रेट को अगर ध्यान से देखूंगा तो आपके पास कुछ ऐसा है, और यहाँ पर लोन पेयर है, और यहाँ पर इस तरीके से ये किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। तो हम बोलेंगे ये कैसा सबस्ट्रेट है, जहाँ पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन। ध्यान देखो, ये वाली पोजीशन 0 है और ये क्या है, अल्फा है। जब भी कोई फंक्शन ग्रुप जहाँ पर प्रेजेंट होता है वो पोजीशन 0 होती है, उसके जस्ट बगल में अल्फा कार्बन, फिर बीटा कार्बन, फिर गामा कार्बन। तो हमें पता है जब भी ऐसा होता है तो ना ही SN1 रिएक्शन होती है और ना ही SN2 रिएक्शन होती है। रीजन आपको खुद लिखना है अपनी कॉपी पर, SN1 SN2, और यहाँ पर इस तरीके से एक और आगे अपनी कॉपी पर बनाइएगा रीजन का। रीजन मैं नहीं लिखूंगा, रीजन आप खुद लिखोगे। इसका रीजन बता रहा हूँ, इसका रीजन क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ऐसे ही अगर आप जरा ध्यान से देखोगे इस वाले केस में, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन, ना ही SN1 रिएक्शन होगी और ना ही SN2
SN2 रिएक्शन होगी। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। इस सबस्ट्रेट की बात करते हैं, देखो फ्लोरीन है और फ्लोरीन हमें पता है कैसा होता है, पुअर लीविंग ग्रुप होता है। तो पुअर लीविंग ग्रुप SN1 और SN2 रिएक्शन दिखाते ही नहीं है। अब सुनो, आप बोलोगे सर आप तो रिएक्शन जब करवा रहे थे शॉर्ट सेक्शन, तो उसमें तो आप वहां पर फॉर्मेशन कर रहे थे, तो फॉर्मेशन था। रिएक्शन हम लोग बहुत ही रेयर करवाते हैं, मतलब फ्लोरीन इतना खराब लीविंग ग्रुप है कि वो निकलना ही नहीं चाहेगा। अगर निकलना ही नहीं चाहेगा तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगी। अब वो बात अलग है कि कोई भी हीटिंग या बहुत ही खतरनाक तड़पाने वाली कंडीशंस इंट्रोड्यूस कर दो और आप उस रिएक्शन के पीछे ही पड़ जाओ, तो दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है जो आप करवा सकते हो। हम यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में बात कर रहे हैं कि आखिरकार सबस्ट्रेट कौन दिखाएगा कौन नहीं। इस वाले केस में सिंपल सी बात है, ये तो आपको ब्रिज हेड पोजीशन दिखाई दे रही है और ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होती। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जब आप आयोडीन बाहर निकालोगे तो ये एंटी एरोमेटिक होता है और एंटी एरोमेटिक की वजह से यहाँ पर आपके पास ना ही SN1 होगी और ना ही SN2 होती है। ये वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ ये वाला आपको स्टेरिक हिंड्रेंस समझ में आ रहा है, तो SN2 तो नहीं होने वाली पक्की बात है, लेकिन यहाँ पर ये जो हैलाइड है ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री हैलाइड पर SN1 रिएक्शन भी नहीं होती। मैंने आपको एक ओवरऑल बात लिखाई है, इस बात को आप दोबारा फिर से नोट कर लो। कहाँ पर करवाऊं? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इस वाले केस में हमेशा SN2 रिएक्शन प्रेफर होती है, इस वाले केस में हमेशा SN1 प्रेफर होती है, 1 डिग्री वाले केस में SN2 प्रेफर होती है, 2 डिग्री वाले केस में SN1 और SN2 प्रेफर होती हैं। लेकिन अगर कोई 1 डिग्री वाला आपका बेंजाइलिक और एलाइलिक है, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक, तो वहां पर SN1 रिएक्शन ही प्रेफर होती हैं। तो एक समराइज है बात जिसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो इसमें SN1 क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। लेकिन जब हम रिएक्शंस करवाएंगे तो वहां पर अगर हमारे पास सॉल्वेंट वगैरह न्यूक्लियोफाइल वगैरह होंगे तो उस वाले केस में हम देख के करेंगे कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहां पर एक और ड्राइविंग फोर्स है SN1 रिएक्शन करवाने का। अभी सिर्फ हम सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, अभी हम कोई न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट को ध्यान में रख के नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मली इन सबके सामने एक तरह का न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहे हैं कि सबस्ट्रेट अपनी मर्जी से कौन सी रिएक्शन दिखाना चाहेगा। SN1 और SN2 रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सबसे पहला सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट बता दे मैं SN1 दिखाना चाहूंगा, मैं SN2 दिखाना चाहूंगा, तो आपको न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इस पॉइंट को नोट करो यार, ये छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत काम में आएंगी। ये देखो, ये सबस्ट्रेट को देखकर ही मेरे दिमाग में ना ही न्यूक्लियोफाइल चल रहा है ना ही सॉल्वेंट चल रहा है, बस मेरे दिमाग में सबस्ट्रेट चल रहा है। यहाँ से 3 डिग्री आएगा तो ये SN1 दिखाएगा, SN2 नहीं दिखाएगा। SN1 दिखाने का कारण क्या है? मोस्ट स्टेबल कार्बोटेन जहां पर अल्फा H 9 होंगे, ठीक है, ये वाली बात है। और SN2 क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। इस वाले केस में देखो, ये देखते ही पता चल रहा है कि SN1 नहीं दिखाएगा, लेकिन SN2 बिना दिखाए छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है तो आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कर सकता है। ये वाला सबस्ट्रेट देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फा हैलोजनेटेड कार्बन वाला केस है। और इस वाले केस में SN1 नहीं SN2 रिएक्शन होती है और इवन 1 लाख टाइम फास्टर होती है एनी अदर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये बात मैंने आपको बताई थी, है ना। इस वाले केस में आप देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 डिग्री टाइप है, तो सिर्फ सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूं। तो SN1 और SN2 दोनों ही आप यहां पर ऐसे कर सकते हो, दोनों ही दिखाएंगे, है ना, दोनों ही दिखाएंगे ये वाले हैं। अगर मैं SN1 SN2 की बात कर रहा हूं तो ये दोनों ही दिखाने की तरफ कोशिश करेंगे। देखो ना, SN1 और SN2 दोनों ही। लेकिन अगर कोई बोले सिर्फ SN1 दिखाए तो वैसा पॉसिबल नहीं होगा, वो तो फिर डिसाइड करेगा न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट क्या है। इस वाले केस की बात करते हैं तो यहाँ पर ना ही SN1 है ना ही SN2 है। रीजन क्या है? ये वाली पोजीशन 0 है, यहाँ पर अल्फा है और अल्फा पोजीशन पर अनसैचुरेशन होता है तो रिएक्शन होगी ही नहीं। ये वाला केस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 तो होगा, स्टेबल कार्बोटेन बनेगा, SN2 भी होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बात किया था, मोस्ट एक्टिव वाला केस। ये वाला देखो कंपाउंड बहुत खतरनाक, डराने के लिए बनाया है सिर्फ। SN1 भी नहीं होगी, SN2 भी नहीं होगी। रीजन क्या है? ब्रिज हेड पोजीशन है। तो ये कुछ सबस्ट्रेट हैं जो कि आपकी नॉलेज को और अच्छा कर सकते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन के प्रति। अब हम एक ओवरऑल ऑर्डर देखते हैं SN1 रिएक्शन का, किस सबस्ट्रेट को सबसे पहले रिएक्टिविटी दिखानी है, फिर SN2 का, और फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट ऑन SN1 एंड SN2। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल ऑर्डर फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम सबसे पहले SN1 रिएक्शन की बात करते हैं
जहां पर आपको एक ओवरऑल ऑर्डर अगर मैं बताऊं सबस्ट्रेट का डिफरेंट, तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में भी स्पेशल केस होता है जहां पर आपके पास जो R इक्वल टू होता है वो क्या होता है, CH3 होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड आता है, बेंजाइल हैलाइड। फिर आपके पास एलाइल हैलाइड आता है। फिर उसके बाद आपके पास 2 डिग्री RX और फिर आपके पास क्या होगा 1 डिग्री RX। और लास्ट में आपके पास जो सबसे कम रेट दिखाते हैं उसमें 2 होते हैं। एक तो होता है अल्फा हैलोजनेटेड कार्बोनिल, अल्फा हैलोजनेटेड कार्बोनिल, इनका रेट SN1 के प्रति सबसे कम होता है। और एक होते हैं ब्रिज हेड पोजीशन वाले कंपाउंड, है ना, ब्रिज कंपाउंड भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये वाली बातें हैं। ये एक ओवरऑल ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन है। देखो अगर मैं 3 डिग्री की बात करता हूं तो आप यहां पर अटक रहे होगे। यहां पर एक जो फैक्टर और वर्क करता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो पॉइंट में क्या समझाना चाहता हूं, इस वाले सबस्ट्रेट में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर बहुत ज्यादा होता है जनरली। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, मैंने बात की थी कुछ ऐसा सा Cl और एक कंपाउंड आपके पास मैंने कुछ ऐसा सा लिया था। ये भी आपके पास 3 डिग्री है, ये भी आपके पास 3 डिग्री है। यहाँ पर आपके पास अल्फा H कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास अल्फा H कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो SN1 के प्रति जो रेट है वो इस वाले का क्या है, ज्यादा होता है। रीजन होता है ये कार्बोकेटाइन में जल्दी बनता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। अगर ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो वहां पर एंगल बढ़ने की वजह से एंगल स्ट्रेन में रिलीफ आ जाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर भी SN1 रिएक्शन में रोल प्ले करता है। ये उस तरीके से नहीं जैसा आप सोच रहे हो, ये उस तरीके से है कि जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पर कार्बन बनने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आप सब में पहले कार्बोकेटाइन बना रहे हो ना। कार्बोकेटाइन को बनाना और कहीं पर बना बनाया कार्बोकेटाइन मिल जाए, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। आप जब कार्बोकेटाइन बनाओगे कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी यार, जो सॉल्यूशन एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करते हो। और अगर कहीं पर वो उसकी खुद की अंदरूनी वजह से अगर कार्बोकेटाइन बन जाए तो दोनों बातों में फर्क है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये वाले जो आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे SN2 रिएक्शन की बात करता हूं तो SN2 रिएक्शन में क्या है, आपके पास सबसे पहले नंबर पर होता है अल्फा हैलोजनेटेड कार्बोनिल। इसको भूलना मत, ये सबसे पहले नंबर पर होता है। मोस्ट रिएक्टिव। कभी मैं इसको जो कॉन्सेप्ट वाया क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा उसमें जरूर बताऊंगा और MOT अप्रोच बताऊंगा इसका कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। उसके बाद आपके पास 0 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है और 0 डिग्री एल्किल हैलाइड होने का कारण ही क्या है, बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। फिर आपके पास बेंजाइलिक हैलाइड होता है। फिर आपके पास जो रेट होता है एलाइलिक हैलाइड का होता है। फिर आपके पास आ जाते हैं 2 डिग्री RX। फिर आ जाते हैं आपके पास 1 डिग्री, गलत हो रहा है, 1 डिग्री RX में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। फिर आ जाते हैं आपके पास 2 डिग्री RX और सबसे कम रेट होता है आपके पास 3 डिग्री RX। और उसके बाद लास्ट में बहुत कम हो जाएगा ब्रिज हेड पोजीशन वाले कंपाउंड्स का। लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है जो कि आपके क्वेश्चन करते समय काम आएंगी। तो ये तो आपके पास अनकॉमन फैक्टर में मैंने सबस्ट्रेट की बात कर ली, लेकिन अनकॉमन फैक्टर्स में 2 बातें और थी। एक बात है आपके पास न्यूक्लियोफाइल की। तो एक पॉइंट समझ जाओ यार, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस सिंपल बताऊंगा कि SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में जनरली हम लोग क्या लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं
और SN2 रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, क्योंकि SN1 रिएक्शन तो क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पर फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपको न्यूक्लियोफाइल का ही कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मेरे GOC वाले लेक्चर को अच्छे से प्रेफर कर सकते हो, जहां पर मैंने न्यूक्लियोफिलिटी की बात की है, कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा कौन नहीं होगा। अगर मैं आपसे एक छोटा एग्जांपल पूछता हूं, मुझे बताना, आपके पास OH माइनस है, आपके पास H2O है, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियोफाइल में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, तो आप बोलोगे सर ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ये लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो इस वाले की न्यूक्लियोफिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको न्यूक्लियोफाइल के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। न्यूक्लियोफाइल हो गया। ऐसे ही हमारे पास एक फैक्टर होता है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में मैंने क्या बताया था, जो आपके पास SN1 रिएक्शन होती है उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, फेवर करता है, और जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें क्या करता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रेफर करते हैं। तो आपको सॉल्वेंट का आइडिया होना चाहिए कि पोलर प्रोटिक कौन सा होता है, पोलर एप्रोटिक कौन सा होता है, बस उसी वजह से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसको इतना डिटेल में ज्यादा बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। न्यूक्लियोफाइल भी आपके पास तीन तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये सब मैंने GOC के टाइम बताया है, आप थोड़ा सा उसको जाके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं अपने सवाल। उन सवालों में ढूंढते हैं कि आखिरकार SN1 कौन सा है, SN2 कौन सा है और क्यों ही है। तो अब हम बात करते हैं अपने कुछ इन क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है, तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए SN1 और SN2 की सारी बातें। आपको यहाँ पर एक बात और बतानी है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक तो सही हैं, लेकिन जनरली आपको इतने अच्छे से पता नहीं चल पाएंगे स्ट्रॉन्ग और वीक कौन से होते हैं। तो आप वहां पर एक हार्ड और एक सॉफ्ट वाला कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो, हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, और जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या फेवर करते हैं, SN2 को फेवर करते हैं। रीजन क्या है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट आना मतलब हार्ड सेंटर, और हार्ड सेंटर पर हार्ड न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा। HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग हार्ड पर अटैक होता है और सॉफ्ट पर अटैक होता है। बात समझ आ रही है। वहीं पर SN2 रिएक्शन के टाइम क्या होता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आता है, कंप्लीट पॉजिटिव नहीं आता, तो वह एक सॉफ्ट सेंटर है, तो सॉफ्ट सेंटर पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा। अब सवाल ये आता है कि चलो सर ये तो समझ में आ रहा है कि SN1 रिएक्शन में कंप्लीट पॉजिटिव था, हार्ड सेंटर था, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। SN2 रिएक्शन में पार्शियल पॉजिटिव है, सॉफ्ट सेंटर है, तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कि सर हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या है और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या है। देखो जनरली आप ऐसे समझ सकते हो, हार्ड न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। एग्जांपल F- और I-। तो F- एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और I- एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज है। पॉइंट समझ रहे हो। ऐसे ही सल्फर पे अगर माइनस है, अगर कोई सल्फर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल जिस पर माइनस है, तो वो भी एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होता है, क्योंकि उसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन करते समय सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि सबस्ट्रेट कैसा है। बहुत सारी बातें बहुत हद तक सबस्ट्रेट ही बताता है। तो देखो ये किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है सबस्ट्रेट। अगर 2 डिग्री है तो यहाँ पर आपके पास SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। लेकिन अब आपको देखना है न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट। तो जरा न्यूक्लियोफाइल को आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या है, CH3OH, और ये खुद इटसेल्फ क्या है, सॉल्वेंट है। और याद करो ऐसे ही आपके पास H2 क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और इटसेल्फ क्या है, सॉल्वेंट है। जब न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ सॉल्वेंट होते हैं, मतलब सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो उस रिएक्शन में सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होती हैं, और जितनी भी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी SN1 पाथवे फॉलो करती हैं। याद आया, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन।
तो यहाँ पर अल्कोहल भी सॉल्वेंट है, वाटर भी सॉल्वेंट है, ये इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। लो बना लिया, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो। जब आप हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे तो आपके पास तस्वीर कुछ ऐसी आ जाएगी और लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यही सीखना है। अगर आपके पास ये नहीं पहचान पाते ये SN1 या SN2 है तो आप गलती कर देते। आपको क्या पता चलता रीअरेंजमेंट करवाना है कि नहीं करवाना, आप तो अच्छे से डिफाइन कर रहे हो ना। वैसे ही इस वाले केस में आपके पास प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट करवा के यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, इस वाले सबस्ट्रेट को देखते हैं। देखो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, यहाँ आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है, अगर आप देखोगे तो OTS लगा है। इस बार OTS क्या होता है, एक गुड लीविंग ग्रुप होता है और जब भी कोई गुड लीविंग ग्रुप होते हैं वो लीव कर सकता है। आपको बताया था मैंने लीविंग ग्रुप का थोड़ा सा। तो यहाँ पर H2 न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पर ये कैसा है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट है। तो साफ साफ समझ मारे, एक तो आप तो इससे भी समझ सकते हो और 3 डिग्री से भी समझ सकते हो। यहाँ पर फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर OH आ जाएगा और OTS क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। इस वाले सवाल को देखो, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सबस्ट्रेट देखेंगे। ये वाला कैसा है, 2 डिग्री सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पर SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, लेकिन अब हमें क्या देखना है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से क्या आएगा, I- और I- मैंने अभी भी बताया सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या फेवर करते हैं, SN2 रिएक्शन फेवर करते हैं। अगर SN2 रिएक्शन फेवर करेगा तो सिंपल सी बात क्या है, ये जो आपके पास यहाँ पर वेज पर है वहां पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर आ जाएगा, डैश पर आ जाएगा। यही तो हमने पढ़ा था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब यही तो होता है। तो यहाँ पर आपके पास आयोडीन आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसीलिए बहुत दिक्कतें होती है बच्चों को SN1 SN2। देखो आपने बचपन वाला SN1 SN2 पढ़ा, बहुत इजी होता है, लेकिन जब आप कंपटीशन के क्वेश्चंस करने बैठोगे तो आपको यही सारी चीजें अटकाएंगी। तो अब प्रैक्टिस है, मैंने आपको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट दे दिया, सिखा दिया, सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए। अब आपकी प्रैक्टिस है, आप कितने बेहतरीन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाते हो। इस तरफ बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है आपके पास, यहाँ पर देखो सबस्ट्रेट कैसा है, 2 डिग्री टाइप का है। तो यहाँ पर भी SN1 और SN2 हो सकती है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल को, सबसे पहले सबस्ट्रेट देखा करो, फिर न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट देखा करो। सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, जरा न्यूक्लियोफाइल को देखोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है, CH3 माइनस, सल्फर पर माइनस है, तो हम बोलेंगे ये कैसा होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, एक बार मैं अलग से हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को बताऊंगा अच्छे से कभी, है ना, जिसमें सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे अच्छे से। तो आपके पास ये SN2 रिएक्शन दिखाएगा, तो अगर ये डैश पे है तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पर बनेगा, वेज पर बनेगा और SCH3 आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन बिटवीन SN1 SN2। इतना काफी है जो मुझे आपको जो भी कुछ सिखाना था ओवरऑल। तो अभी तक हमने SN1 सीख लिया, SN2 सीख लिया। अब हम अगले रिएक्शन में सीखना स्टार्ट करेंगे SNI रिएक्शन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे NGP रिएक्शन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और फिर एल्किल हैलाइड की पूरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म। फिर हम अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर हम ईथर की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लास्ट में इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग, रिंग क्लोजिंग, ये सब सीखेंगे। और फिर हम रिएक्शन एट अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।